अपने मोहम्मद शमी देश का गर्व। उनकी जो बेटी के साथ हुआ, मैं हाँ, उसी की बात पे अभी आ रही थी। मैच खेल रहे थे, उन्होंने जूस पी लिया था उस समय। जूस पी लिया, तो बिल्कुल जो उस बिल्कुल। समय बहुत सारे मौलाना सामने आ गए, उनको कहा कि अब तुमको जो है सजा मिलनी चाहिए। ये इंसान का अपनी चॉइस है कि वो रोज़ा रखे या ना रखे। सबसे ज़्यादा ख़राब माहौल जो करने वाले होते हैं, ये दोनों तबके के, जो चाहे वो मौलवी हो गए, चाहे वो पंडित हो पंडित गए, हो गए। और मैं एक नॉन मुस्लिम हूँ और मेरे लिए दुपट्टा ओढ़ना या हिजाब पहनना ज़रूरी नहीं है। वहाँ पर मैंने बोला कि ये मैं आपकी मर्ज़ी से नहीं करूँगी कि दुपट्टा ओढ़ूँ या नहीं ओढ़ूँ। सबसे ज़्यादा ज़हर घोलने वाले जो ये लोग हैं ना, ये मौलवी पंडित ही हैं। राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, ममता बनर्जी जी मुझे बहुत पसंद है। नमस्कार, एनबीटी पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। रमजान का महीना बीत चुका है, ईद का त्यौहार भी बीत चुका है, लेकिन आज एनबीटी पॉडकास्ट में हमारे साथ इस खास मेहमान है नेहा भारती। जी हाँ, दिल्ली की रहने वाली नेहा भारती पिछले दिनों काफी सुर्खियों में रही और जामा मस्जिद के सामने शरबत से लगा के इफ्तारी के तमाम व्यंजन वो अपने मुस्लिम भाइयों को परोसते हुए दिखी। एक सवाल इसमें और इंटरव्यू और पॉडकास्ट करने का एक कारण ये भी है क्योंकि हम समाज में इस समय बहुत सारी ऐसी चीज़ें देख रहे हैं जहां से हमको नेगेटिविटी, नकारात्मकता जैसे माहौल देखने को मिलता है। इस बीच में कोई एक लड़की, एक युवा लड़की बाहर निकलती है और कुछ सोचती है कि ऐसा किया जाए जिससे कि एक सकारात्मक माहौल पैदा हो। बहुत बहुत स्वागत है आपका नवभारत टाइम्स में। और हम इस चर्चा को आगे शुरू करें नेहा, तो उससे पहले आप अपने बारे में कुछ बताइए। कहाँ से आती हैं, कैसे बिलोंग करती हैं, कहाँ से ये सब एक नेकी वाले काम आपने करने की आपको प्रेरणा मिली? मैं पुरानी दिल्ली से हूँ, तो जाहिर सी बात है, जब पुरानी दिल्ली से हूँ तो सारा हिंदू मुस्लिम वहाँ पर ख़त्म हो जाता है आके। हमने बचपन से देखा ही नहीं, और मेरे बहुत पुरानी पीढ़ियाँ जो है वो वहीं से हैं। तो हमने कभी ये हिंदू मुस्लिम सुना ही नहीं था। और उसके बाद मैंने पढ़ाई जहाँ पर की, वहाँ पर सब एक साथ मिलकर रहते थे। मैंने अपनी बैचलर्स कंप्लीट की डीसीएसई से, फिर मास्टर्स फैकल्टी ऑफ आर्ट्स से कंप्लीट करी पॉलिटिकल साइंस में। अभी मेरी पीएचडी की प्रिपरेशंस चल रही हैं। और अभी फ़िलहाल मेरा एक एनजीओ है राहा नाम से, जिस पर हम काम कर रहे हैं। स्टूडेंट्स पे हम काम करते हैं, जो बच्चे हैं जो पढ़ाई करना चाहते हैं पर नहीं कर पा रहे, उन्हीं की फैमिलीज़ के लिए हम काम करते हैं। जिस जैसे उनके लिए राशन हो गया और सैनिटरी पैड्स हो गए, जितनी भी चीज़ें हैं उनको हम वो प्रोवाइड कराते हैं। और राजघाट पे ये हमारा एनजीओ वर्क करता है। वैसे पूरा दिल्ली एनसीआर में हम काम करते हैं, बट 150 बच्चे हैं हमारे पास, जिनका खाना पीना और जो कपड़े हो गए, उनकी फैमिलीज़ के लिए राशन हो गया, वो सब हम उनको मुहैया कराते हैं। कहाँ से ख्याल आया ये रमजान में और इफ्तारी कराने का? और चूंकि इस समय कुछ ऐसा माहौल भी देखने में आया कि थोड़ा सा जहाँ पर हमारी इस गंगा जमनी तहजीब में कहीं कटुता आई, थोड़ा सा एक दूसरे में वो आया। लेकिन उस समय में एक लड़की चाहती तो अपना, इस समय तो होता है ना कि इस बढ़िया रील भी बनाएं, पढ़ाई भी करें, घूमें फिरें, बाहर जाएं, ये एज ऐसी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इस एज में, इस उसमें आपने ये काम करने से प्रेरणा कहाँ से मिली आपको, कैसे? देखिए, मेरी फैमिली हमेशा से चाहती थी, मेरे पेरेंट्स हमेशा से चाहते थे कि मैं ये चीज़ करूँ। हम्म। वो करना चाहते थे, बट उस टाइम इतना हिसाब नहीं था कि कर पाएँ। तो फिर उसके बाद, जब अभी भी मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, कोई इतना पैसा नहीं है हमारे पास, बट फिर भी जब मैं कॉलेज में थी तो एनएसएस, एक हमारा एक ग्रुप था एनएसएस का। तो वहाँ पर जो बच्चे बाहर होते थे हमारे कॉलेज के, जब मैं बैचलर्स कर रही थी, तो हम उनको लेकर आ जाते थे। हमारा कॉलेज कंप्लीट हो जाता था तो उनको पढ़ाते थे अपने पास से, क्योंकि मैं पुरानी दिल्ली में रहती हूँ, नई सड़क है वहाँ पर। वहाँ पर उनके लिए बुक्स लेना, कॉपीज़ लेना, वहाँ पर लेकर गए, उनको दे रहे हैं, और जितना वो पढ़ना चाहते हैं हम उनको कराते थे। फिर उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, हम कर सकते हैं। पहली बार जब मैंने स्टार्ट किया तो हमने पुराने कपड़ों से किया। मैंने ऐसे ही सोशल मीडिया पे डाल दिया अपने, कि चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स आएगा। तो फिर मेरे पास किसी का करोल बाग से कॉल आया कि हमारे पास कपड़े हैं, ठंड का टाइम था, और हम वो डोनेट करना चाहते हैं। फिर उसी टाइम मैं गई और वहाँ पर से मैंने काफ़ी सारे उन्होंने कपड़े दिए, वहाँ से हम लेकर आए, उनको ड्राई क्लीन कराया। ड्राई क्लीन कराने के बाद फिर हमने उनको लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया।
जिनको ज़रूरत थी। और वो जो खुशी थी वो इतनी, मतलब आप, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि हम लोग जो कपड़े पहनते नहीं हैं, हम लोग जो हमारे लिए जो चीज़ कुछ भी नहीं है, उनके लिए वो चीज़ इतनी बड़ी थी। तभी मुझे समझ आया कि नहीं, इस चीज़ की ज़रूरत है और हमारे पास ना हो तब भी हम कुछ कर सकते हैं। फिर उसके बाद मेरे पास किसी का मैसेज आया और उन्होंने, मैं उनका नाम भी लेना चाहूँगी, उनका नाम हैदर था। और उन्होंने मुझे पहली बार उन्होंने मुझे बोला कि आप अपना क्यूआर सेंड करिए और या फिर अपना जो बैंक अकाउंट है वो सेंड करिए, हम आपको कुछ भेजना चाहते हैं। उन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम 5000 रुपीज़ भेजे। तब मुझे लगा कि लोगों तक जो मैं बात पहुंचाना चाह रही हूँ वो पहुंच रही है। फिर तभी से स्टार्ट हो गया। और एनजीओ उस टाइम मेरा नहीं बना था, हमने काम करना स्टार्ट किया, पुराने कपड़े। फिर किसी का मेरे पास मुंबई से कॉल आया, उन्होंने कहा कि हम आपको, उनका कपड़े की फैक्ट्री थी, उन्होंने काफ़ी सारी हुडीज़ हो गई, टी शर्ट्स हो गई, वो हमें भेजी, वो नई थी। फिर उसके बाद लोगों ने सामान भेजना स्टार्ट किया इसी तरीके से। फिर सोशल मीडिया पे मैं लगातार एक्टिव रही। फिर मुझे लगा कि अगर आपको एक्टिव रहना है तो आपको कुछ ना कुछ इसके लिए करना पड़ेगा, हम ऐसे ही नहीं कर सकते, लोगों को एक पहचान चाहिए जिसके थ्रू वो हमसे कर सके। फिर उसके बाद मेरी मम्मा ने मुझे बोला कि अपना एनजीओ खोलो और उसमें करो। उन्हीं का नाम दिया हुआ है राह, उन्होंने ही मेरे एनजीओ को नाम दिया और फिर राह की हमने शुरुआत करी। और रहा, आज बहुत अच्छे से चल रहा है, बहुत अच्छे से हम रन कर पा रहे हैं, बहुत से लोग हमसे जुड़े हुए हैं, इंडिया से नहीं, इंडिया से बाहर से भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छा हम काम कर पाते हैं। फिर 4 साल पहले जब मुझे दिखा, माहौल तो काफ़ी टाइम से खराब हम्म। दिख रहा था, बट 4 साल पहले क्योंकि हमने किसान आंदोलन में पहले काम किया हुआ था। हम्म। किसान आंदोलन किसान में। आंदोलन की बात आप कर रही हैं, किसान आंदोलन के आपके बहुत सारे हमने वीडियोस देखे, आप बड़ा मुखर होके जी। बोली, सामने आई। जी। और उस समय चूंकि देखिए, मैटर इसलिए करता है क्योंकि एक यंगस्टर जब किसी चीज में इन्वॉल्व होता है ना, तो फिर वो एक रिवोल्यूशन बन जाता है। बिल्कुल आप बिल्कुल। दुनिया में कहीं के भी अगर आप क्रांति का जिक्र करें, तो जी। कहीं ना कहीं, चाहे गेवरा को ले लीजिए, चाहे अपने आप भगत सिंह को ले लीजिए, किसी को भी लिए, तो एक युवा, तभी मुझे लगा, क्लिक किया कि आप उस मोमेंट में हिस्सा बनी। जी। उसका उसके बाद में कैसे आपकी जर्नी, क्या आपको वहां पर किसान आंदोलन में किसी ने इनवाइट किया था, या फिर आप गई वहां पर, आपने क्या फील किया किसानों को लेकर? देखिए, जब किसान आंदोलन स्टार्ट हुआ तो काफ़ी सारे जगहों पे किसान जुड़े थे और उन्होंने, चाहे वो बुराड़ी ग्राउंड हो गया, टीकरी बॉर्डर हो गया, वजीराबाद, और क्या कहते हैं, गाजीपुर बॉर्डर हो गया, यहाँ पर सब बैठे हुए थे। तो मेरे घर से सबसे पास बुराड़ी पड़ता था। तो मेरे पापा ने बोला, क्योंकि लगातार हम न्यूज़ में देख रहे थे, उनके पास खाने पीने की व्यवस्था नहीं थी और वो बहुत बुजुर्ग थे जो वहाँ से आए, और बहुत ठंड का टाइम था जब स्टार्टिंग हुई, दिसंबर जनवरी का टाइम था। तभी से मेरे पापा ने बोला कि एक काम करो, जितना कुछ हो सकता है अपने पास से बना कर लेकर जाओ। तो मैंने बोला, इतने सारे लोग हैं वहाँ पर, हम कहाँ से लेकर जाएंगे, कैसे करेंगे? बोले कोई बात नहीं, कार्टून लो, थोड़ा सा जितना भी पैक हो सकता है उतना करो और चले जाओ। तो मैंने कहा क्या। आपको डर नहीं लगा वहां पे, या फादर नहीं कहा कि अगर ये तो सरकार के खिलाफ एक प्रोटेक्शन हो, पूरा प्रोटेस्ट हो रहा है ये, हम्म। अगर मैं भी इसमें जाके इनका समर्थन करूंगी तो कहीं ना कहीं ये मैसेज जाएगा कि आप सरकार के अगेंस्ट हैं, गवर्नमेंट के अगेंस्ट हैं? देखिए, मैं सरकार के अगेंस्ट कभी नहीं रही, गवर्नमेंट के अगेंस्ट कभी नहीं रही, बट हाँ, अगर गलत नीतियाँ होंगी तो उसके खिलाफ मैं हमेशा खड़ी हुई। चाहे वो किसान आंदोलन हो, एनआरसी का मुद्दा हो, बहुत से मुद्दे आज ऐसे रहे हैं। मैं सोशल वर्कर से पहले सोशल एक्टिविस्ट अपने आप को मानती हूँ। मैंने शुरू से अपनी आवाज़ उठाई हर चीज़ पे, चाहे वो किसी भी धर्म से रिलेट करता हो। अभी किसान आंदोलन जब सिख लोग थे, जाट लोग वहाँ पर बैठे थे, तो हमारे लिए कोई कम्युनिटी, कोई कास्ट मैटर नहीं करती थी। जिसके साथ जो भी गलत हो रहा है, हमने स्टार्टिंग से उसके लिए आवाज़ उठाई। उससे पहले 13 पॉइंट रोस्टर जो मुद्दा उठा, वहाँ से मैंने अपनी स्टार्टिंग की थी आवाज़ उठाने की। जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हुआ था और बहुत से लोग वहाँ पर जुटे थे और वहाँ पर मेरी एक वीडियो वायरल हुई। वहाँ से तो मैंने, फिर उसके बाद 370 की हम बात करें, लगातार चल रहा था, बट जो काम करना स्टार्ट किया वो किसान आंदोलन से किया। 300 ब्रेड पकौड़े मेरे मम्मी पापा ने और मेरी पूरी फैमिली ने घर में बैठ के बनाए। 300 ब्रेड पकौड़े बनाने के बाद हम वहाँ पर लेकर गए। उसके बाद जब हमने वहाँ पर बांटना स्टार्ट किया, तो मतलब वो चीज़, मैं आज तक वो चीज़ जो उस टाइम मुझे, वो बहुत बुजुर्ग लोग थे, पंजाब से आए थे, बहुत अलग अलग जगहों से आए थे, और वो लोग थे जिनके बच्चे बाहर रहते हैं, बट फिर भी उसके बावजूद भी वो वहाँ पर बैठकर इतनी परेशानियों का सामना उनको करना पड़ रहा था। और जब वो मेरे सर पे उन्होंने हाथ रखा
और वो जो दुआएं दी अपने बच्चे की तरह उन्होंने माना, तो वो मतलब बहुत अच्छा था मेरे लिए। मेरे को ऐसा लगा कि मेरी जितनी भी मेहनत थी वो सब वहाँ पर वसूल हो गई। मैंने सारी मेहनत जो भी करी थी हमारे घर वालों ने, वो सब कुछ हमें उस टाइम मिल गया था। रोज हम वहाँ पर नहीं लेकर जा सकते थे क्योंकि लोग बहुत सारे थे, तो मैंने स्टार्ट किया वहाँ पर काम करना, क्योंकि वहाँ पर जाते थे, रोटियां बनाते थे। काफ़ी सारी वीडियो मेरी उस टाइम वायरल भी हुई। और उन्होंने एक जो वहाँ पर सिख थे, उन्होंने मुझे बोला एक वीडियो में कि मैं चाहता हूँ इंडिया की हर बेटी ऐसी हो। तभी से हमने वहाँ से काम करना स्टार्ट किया। तो एक्सपीरियंस था कि हम काम करेंगे अपने घर पे, हम बना सकते हैं। फिर उसके बाद इसी तरीके से हम आगे बढ़े और रमज़ान आए। रमज़ान में जब हमने काम करना स्टार्ट किया, 4 साल पहले मैंने स्टार्ट किया था, और 4 साल पहले, बट मैंने रेगुलर नहीं किया। चार जो फ्राइडे होते हैं वहाँ पर हमने काम करना स्टार्ट किया। सिर्फ देखना था कि लोगों का रिस्पांस कैसा आएगा। तो जब लोगों का रिस्पांस इतना अच्छा आया, क्योंकि आप दिख जाता है, क्योंकि मैं बिंदी लगाकर वहाँ पर बांटती थी, और लोग जब पूछते थे मुझसे कि आप नॉन मुस्लिम हैं, आप मुस्लिम नहीं हैं, यहाँ पर क्यों बांट रही हैं, तो वो खुशी से पूछते थे, वो गलत तरीका नहीं होता था। तब मुझे लगता था कि हाँ चलिए ठीक है। फिर उसके बाद जब वीडियो वहाँ पर चलने लगी, लोग सोशल मीडिया पे देखने लगे, तो काफ़ी गलत कमेंट्स भी आए कि मेरा आप अगला तो। सवाल यही था आपसे। जी। मैं आपके कुछ वीडियोस देख रहा था जिसमें से तमाम तरीके से पोस्ट, उसमें लोगों ने कमेंट करे हुए थे। जी। लोगों का पूछना था कि आप माता की चौकी नहीं लगवाती हैं, आप नवरात्र में भंडारा नहीं करती हैं, आप बूढ़ा मंगल नहीं मनाती हैं, आप मंगलवार के दिन क्या प्रसाद बांटती हैं, जी। जी। कितने दिनों में आपने मंदिरों में प्रसाद बांटा, जरा बताइए। ये जी। आपका जो है वायरल होने के लिए या पब्लिसिटी स्टंट है, या फिर आपने भविष्य में आपने राजनीति का रास्ता इख्तियार कर लिया है? ये तमाम तरीके के बहुत सारे कमेंट थे। हालांकि मैं सोशल मीडिया की दुनिया को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देता हूँ, लेकिन फिर भी मेरा सवाल आपसे है कि क्या आपने कभी ऐसे दूसरे धर्म के त्योहारों पर, पर्वों पर भी ऐसे ही आपने बांटा है? देखिए बहुत सी वीडियोस है, और हम हर हर फेस्टिवल में जाते हैं वीडियोस। मुझे नहीं समझ आता उन लोगों को क्यों मेरी वो वीडियोस नहीं दिखती। अभी भी होली थी, हमने पहले वहाँ पे मस्जिद में जाने से पहले हम वहाँ पर गए। जो झुग्गियाँ होती हैं वहाँ पर हमने लोगों को सामान। और मैं आपको बताना चाहूँगी, जहाँ पर हम काम करते हैं वहाँ पर सिर्फ हिंदू फैमिलीज़ हैं। वहाँ पर कोई बहुत ही रेयर है जो मुस्लिम फैमिलीज़ हो, वहाँ पर सारी हिंदू फैमिलीज़ हैं। वहाँ पर मैं काम करती हूँ। डॉग फीडिंग हम कराते हैं, पेट फीडिंग हम कराते हैं। और लोगों को शायद वो नहीं दिखा, बट रमज़ान का लोगों को इस तरह से दिखा। फिर उन्होंने कमेंट्स करना स्टार्ट किया कि आप एक धर्म के लिए कर रही हैं। मैं कभी भी एक धर्म के लिए नहीं करी। किसान आंदोलन जहाँ से स्टार्ट किया था हमने, वहाँ पर हर धर्म के लोग थे, और सबसे ज़्यादा जो लोग थे वहाँ पर सिख लोग थे, और जाट कम्युनिटी से लोग थे। तो हमने वहाँ पे काम किया, और वो लोग मुस्लिम नहीं थे। कोरोना में हमने काम किया, वहाँ पर हमने मुस्लिम या हिंदू देखकर काम नहीं किया। तो लोगों को इस तरह से देखिए, अगर आप कोई भी अच्छा काम करने निकलेंगे तो आपको बुरा सुनने को ज़रूर मिलेगा। चाहे वो इधर से मिले, चाहे वो उधर से मिले, आपको ज़रूर मिलेगा। और जब कमेंट्स आए, फिर उन्होंने लोगों ने बोला कि आप ही फेमस होने के लिए कर रही हैं या पॉलिटिक्स में जाने के लिए। तो देखिए पॉलिटिक्स में जाने के लिए, फेमस होने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं करने के लिए। अगर फेमस होने के लिए मुझे काम करने होते तो फेमस होने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं। मैं फ़िटनेस लाइन में थी, और वहाँ पर भी मेरा बहुत एक अच्छा चल रहा था मेरा जो सोशल मीडिया है, तो मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी। बट जब मुझे दिखा कि नफ़रतें फैल रही हैं, तब मैंने ये सब कैसे चीज़ें। देखा कि नफरतें फैल रही हैं? हमने बहुत सी चीज़ें देखी। देखिए आप रमज़ान की बात करें या फिर होली, दिवाली की बात करें, हर चीज़ में फेस्टिवल को मनाने से पहले ही लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। आज भी, अभी तक भी वही चीज़ चल रही है। अभी होली थी तो जुम्मे का दिन साथ पड़ा, तभी वो चीज़ें चलती रहीं। लोगों ने उसको समझा, और कितने प्यार से वो फेस्टिवल बीत गया। एक काबिले तारीफ़ था इंडिया के लोगों के लिए, जिस तरह से फूल बरसाए गए दोनों ही धर्म की तरफ से। फिर उसके बाद अभी जब ईद आई तो फिर बहुत से बयान हमने देखे, सुने। और जब से मुझे लगता है 2014 के बाद से मुझे लगता है प्यार से भी राजनीति हो सकती है। राजनीति का मतलब सिर्फ नफ़रत नहीं है, मोहब्बत भी है। तो अगर आपको वोट ही चाहिए, आपको लोगों का समर्थन ही चाहिए, तो आप बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं, आप काम कर सकते हैं लोगों के लिए। बट डिवाइड एंड रूल करके ये वाला जो थ्योरी हमेशा से चली है, चाहे वो किसी भी गवर्नमेंट की, मैं किसी गवर्नमेंट का यहाँ पर नाम नहीं लेना चाहूँगी, मैं चाहती ही नहीं। चाहे वो कोई भी हो, मुझे लगता है अगर आप पॉलिटिक्स में हैं, तो पॉलिटिक्स में हर पॉलिटिकल पार्टी ये कोशिश करती है कि आप एक तबके को लीजिए और वहाँ से उनका वोट लेने के लिए उनके लिए कोई ऐसा बयान दीजिए, करिए।
तभी मुझे लगा। फिर इस तरह के वहाँ पर कानून हमने देखे कि हर एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, या फिर उनके खिलाफ कुछ किया जा रहा है। अगर आप किसी भी आप देखिए आप सीएनआरसी कि की बात कर रही मुझे जी लगा। जी जी, सीएनआरसी की मैंने बात, या फिर मैं किसान आंदोलन की भी बात करूं, और किसी भी कम्युनिटी के लिए आप बोल रहे हैं, चाहे आप अगर आप सीएनआरसी की बात करें तो आपको एक पाकिस्तानी बोला जाएगा, इस तरह के वर्ड्स जो हैं यूज किए जाते हैं, आतंकवादी। आप अगर आप सिख लोगों के लिए काम कर रहे हैं तो आपको खालिस्तानी बोला जाएगा। तो अगर आप किसी भी कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं, अगर वो लोगों को बुरा अगर कर आप रहे हैं, हिंदुओं के लिए काम कर रही हैं तो क्या बोला जाएगा? देखिए हिंदुओं के लिए हम काम करते हैं, तो मुझे नहीं लगता इस तरह का, जिस तरह का हमारा माहौल बना हुआ है, उस टाइम कुछ बोला जाता है, मुझे नहीं लगता। अगर आप हिंदुओं के लिए काम कर रही है, बट फिर भी अगर आप हिंदुओं के लिए काम कर रहे हैं तो लोग शायद, मतलब देखना उनके लिए, शायद उनको चश्मा लगाने की जरूरत होती है, वो देखना बंद कर देते हैं। जी उसके हाँ। बावजूद भी वो इस तरह के कमेंट्स करते हैं। अभी भी नवरात्रि में मैं पहले मंदिर गई, उसके बाद मैं मस्जिद गई। तो मंदिरों में मैंने बहुत पहले से काम किया है, बट लोगों को वो चीज ना दिखकर सिर्फ मस्जिद दिख गई, वो मुझे बुरा लगता है कहीं ना कहीं। क्योंकि हमारे लिए मंदिर मस्जिद, मैंने शुरू से अपनी हर वीडियोस में कहा है, अभी भी मैं ये कहती हूँ, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, कोई भी जगह हो, तरीके अलग हो सकते हैं बट जगह वो एक ही है। एक ही के लिए आप, मैं जो मुस्लिम हैं वो मस्जिद को मान रहे हैं, हिंदू है जो वो मंदिर को मान रहे हैं, सिख है वो गुरुद्वारे को मान रहे हैं, क्रिश्चियंस है वो, बट वो हर जगह सिर्फ प्रे करने जा रहे हैं, चाहे आप कहीं पे भी जाए। ये प्रे करने का तरीका जरूर अलग हो सकता है, बट चीज तो एक ही है, आप ऊपर वाले को मान रहे हैं, चाहे किसी भी तरीके से माने। बट लोग शायद दूसरे जब हम धर्म के लिए करते हैं वो भूल जाते हैं, बट सिर्फ मस्जिद को वहां पर वो पकड़ के बैठ जाते हैं। ये चीज मुझे कहीं ना कहीं बुरा लगता है। और मैं जब भी लोगों को सर्व करती हूँ, चाहे वो मस्जिद में करूँ, मंदिर में करूँ, मैं किसी धर्म को सर्व नहीं कर रही हूँ, मैं इंसानों को सर्व कर रही हूँ। चाहे मैं, इनफैक्ट मैं अभी मस्जिद में जब मैं जाती थी, बहुत से हिंदू लोग थे, बहुत से जो अपने दोस्तों के साथ आते हैं, तो हमसे इफ्तारी लेने आते थे, वो हिंदू लोग आते थे और वो लेकर जाते थे, बहुत खुश होते थे, उनको कभी नहीं दिखा हिंदू मुस्लिम। और मुझे लगता है खासकर ये आम जनता में नहीं है, ये सोशल मीडिया पे ज़्यादा फैला हुआ है, या फिर हम मीडिया में देखें तो ये ज़्यादा फैला हुआ है। आम जनता को इससे फ़र्क नहीं मीडिया से पड़ता। भी आपकी नाराजगी रहती है कभी कभी, मैंने आप कुछ वीडियोस में देखा है। मैं सारी मीडियाज़ को नहीं कहूँगी कि सारी मीडिया से मेरी नाराज़गी रही है, बट अगर आप टारगेट करेंगे किसी भी एक चीज़ को, और आप एक ही चीज़ का चलाते रहेंगे, एक ही चीज़ का, कोई भी अगर दूसरे धर्म का, अगर मुझे लगता है ऐसा कि अगर वो कोई गलत काम कर रहा है तो उसको मेंशन किया जाता है नाम के साथ। बट अगर दूसरे धर्म का कोई गलत काम कर रहा है तो मीडिया में चलती भी नहीं है ये खबर, और चलती तो छोड़िए, चलती भी है तो उसका नाम मेंशन नहीं किया जाता। आपको नाम मेंशन करना है, दोनों तरफा करिए। आपको करना है, चलिए ठीक है, अच्छी बात है, और मुझे लगता है कि जो गलत काम करे उसको तो नाम मेंशन करना चाहिए, पता चलना चाहिए लोगों को कि इसने गलत काम किया है। और आप नहीं कर रहे तो आप किसी का भी मत करिए। तो मुझे लगता है नफरतें फैलाने के लिए बहुत सी जगहों पे, चाहे वो सोशल मीडिया की पीआर टीम हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो इस तरह से नफरतें फैलाने के लिए कोई भी गुड काम कर रहा हो, मुझे लगता है कि मेरा मीडिया से कोई ऐसा कोई नफरत नहीं है, या फिर सोशल मीडिया से कोई नफरत नहीं है। हर चीज़ के दो फायदे होते हैं, बुराई भी है और अच्छा भी है, एक नुकसान है और एक फायदा भी है। काफ़ी चीज़ें अच्छी दिखाई जाती हैं, लोगों को उससे समझने की, सोचने की शक्ति मिलती है, पर कहीं ना कहीं गलत भी इस्तेमाल होता है, और मुझे लगता है वो चीज़ कभी नहीं रुक सकती। सोशल मीडिया देख लें, आप मीडिया देख लें, तो इसका गलत इस्तेमाल शुरू से हमेशा से हमने देखा है, होता आया है, और वो होता आया है और चलता रहेगा। लोगों को समझने की कोशिश करनी पड़ेगी, जो आम जनता है। मुझे लगता है कि जिस तरह से एक चीज़ को मांगने की मांग की गई कि हमें तो सिर्फ यही चाहिए, सिर्फ यही चाहिए, लोग खाना पीना, अपना रोजगार, अपने बच्चों की सेफ्टी जो है, शिक्षा जो है, वो कहीं ना कहीं भूलते हमें नजर आए। तो मुझे लगता है आम जनता को जो जिन चीज़ों की ज़रूरत है, मीडिया को भी, सोशल मीडिया को भी और सरकारों को भी उस पर काम करना चाहिए। आप पुरानी दिल्ली से आती हैं, इसलिए मेरा एक सवाल ये है कि पुरानी दिल्ली, जब भी हम लोग लुटियंस जोन की बात करते हैं, दिल्ली की बात करते हैं, पुरानी दिल्ली जहाँ से आप ताल्लुक़ रखती हैं, ये एक इलाका ऐसा है कि जहाँ पर एक सांझी विरासत जी नींव रखी गई है, और ये आज भी पनप रही है और बड़ी खूबसूरती से, और आप उसकी जी बहुत साक्षात उदाहरण भी है। माहौल आपने 2014
जी। के पहले और 2014 के बाद अब तक क्या डिफरेंस आपने अपने पुरानी दिल्ली में देखा? और पूरे तब भी आप चूँकि आपने बहुत छोटी उम्र से ही चीज़ों को सोशलाइज़ होने लगी, समझने लगी थी, तो क्या चीज़ें आपको डिफरेंस दिखी अब तक? देखिए, जहाँ से मैं रहने वाली हूँ ख़ासकर मेरे लिए इत्तेफ़ाक कह लीजिए या फिर मुझे नहीं समझ आता या फिर कुछ भी कह सकते हैं इसको, बट जिस जगह से मैं रही, जिस जगह पे मैं पली-बड़ी, जिस जगह मैं पैदा हुई, एक तो वो जगह ही इतनी खूबसूरत है मुझे लगता है पुरानी दिल्ली। वहाँ पर शुरू से हमें ना 2014 से पहले, ना द 2014 के बाद हमें कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखा। और नाम मेरा मेरे माँ-बाप ने शायद, मुझे नहीं लगता कि क्या सोच कर रखा, वो नेहा नाम हर कम्युनिटी में होता है। तो आज मेरा नाम पहचानने में भी लोगों को कई बार कन्फ्यूज़न हो जाती है कि मैं हूँ कौन? तो अगर मैं बात करूँ पुरानी दिल्ली की, तो 2014 से पहले जो चीज़ें मुझे दिखती थी, जो मोहब्बत मुझे दिखती थी, वो आज भी दिखती है। आपने कभी नहीं सुना होगा पुरानी दिल्ली में दंगे हो गए या पुरानी दिल्ली में हिंदू-मुसलमान नफ़रत कर रहे हैं एक-दूसरे से। दिल्ली में जब दंगे हुए तब भी उसका असर कभी आपने फेस किया हो, क्योंकि 2020 के राइट्स दिल्ली बड़े भीषण दंगे जी, 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 झेला इस जी, जी। दिल्ली ने। और क्या उसके बाद भी उस जगह पे पुरानी दिल्ली में आपको कुछ ऐसा दिखता था? देखिए, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूँगी इस बात में कि मुझे पुरानी दिल्ली में ऐसा कुछ फ़र्क नज़र नहीं आया। क्योंकि पुरानी दिल्ली के लोग शुरू से ही एके में बहुत रहे हैं, यूनिटी बहुत रही है वहाँ पर, और यूनिटी रही है तभी हम जैसे लोग वहाँ से निकले हैं। हुँ। वहाँ पर हमने कभी नहीं देखा, क्योंकि आप जैसे बीच में चौराहा बना हुआ है, इधर हिंदू रह रहे हैं, इधर मुस्लिम रह रहे हैं, तो कभी भी हिंदू के बाज़ार में मुस्लिम जा रहे हैं बाज़ार, और मुस्लिम्स के बाज़ार में हिंदू जा रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं। कभी भी हमने वहाँ पर लोगों को कपड़ों से पहचानते नहीं देखा, कभी भी हमने, या फिर लोगों को, अगर लोग जा भी रहे हैं तो कभी हमने नेगेटिव कमेंट्स नहीं सुने वहाँ पर। तो ये सब चीज़ें नहीं हुई, बट हाँ, कुछ तो फ़र्क देखिए आता है, कुछ तो चीज़ें आती हैं। आपने राइट्स की बात करी, जब वहाँ पर ज़ाफ़राबाद में, सीलमपुर में जब दंगे हुए, तो हमने कुछ चीज़ें तो देखी जब कर्फ्यू लगा वहाँ पर। तो पुरानी दिल्ली में भी हमने देखा कि काफ़ी पुलिस का जो, क्योंकि डर होता है कि अगर वहाँ पर हुए तो यहाँ पर भी इस तरह हिंदू-मुस्लिम रहते हैं, यहाँ पर भी होने का डर है। तो वहाँ पर हमने पुलिस देखी, और मैंने लाइफ़ में पहली बार वहाँ पर इतनी पुलिस देखी, मैंने कभी नहीं देखा कि इतनी पुलिस लगी हुई है वहाँ पर, इतनी आर्मी लगा रखी है वहाँ पर। बट उसके बावजूद भी हमने नहीं देखा कि वहाँ पर ऐसा कुछ हुआ। कोई लोगों ने एक-दूसरे के लिए कुछ गलत नफ़रतें फैलाई हों। फेस्टिवल्स होते हैं तो दोनों फेस्टिवल साथ मनते हैं, होली, दिवाली। और मैं जिस जगह पे रहती हूँ वहाँ पर बहुत मुस्लिम्स भी रहते हैं। हमने उनको होली खेलते देखा है शुरू से। हमने वहाँ पर देखा है, अभी भी मैं ईद की अगर मैं बात करूँ तो मेरा पूरा फ्रिज जो है तो वो, वहाँ पे होली खेलते हैं मुस्लिम लोग बिल्कुल भी? खेलते हैं, बिल्कुल खेलते हैं। और मैंने देखा है कि अभी अभी मैं नॉन मुस्लिम हूँ, बट मेरा फ्रिज पूरा सेवइयाँ से, मिठाइयों से भरा पड़ा है। हम, ऐसा होता है कि हमें देना पड़ता है लोगों हुँ, को, हुँ, हमारे हुँ। पास इतना हो जाता है। तो वहाँ पर हमने कभी ये चीज़ें नहीं देखी। मेरे सारे भाइयों के दोस्त हैं, और मैं सिंगल गर्ल चाइल्ड हूँ अपने घर में, मेरे दोस्त हैं। हम कभी भी हिंदू-मुसलमान का वहाँ पर भेदभाव रहा ही नहीं। और चीज़ें नज़र आती हैं, कभी-कभी बदलाव नज़र आते हैं, बट वहाँ पर इस तरह का, इस चीज़ का डर हमें कभी नहीं रहा कि दंगे हो सकते हैं या हमें कोई परेशानी हो सकती है। आज भी अगर मैं जाती हूँ, क्योंकि वीडियोज़ बहुत वायरल होती है वहाँ पर इफ्तारी की, तो लोग जानते हैं वहाँ पर कि मैं नेहा हूँ, और बहुत खुशी की नज़र से मुझे देखते हैं। तो ये सब चीज़ें नहीं देखी, बट हाँ, जब दंगे हुए तो मैं ज़ाफ़राबाद, सीलमपुर में मैंने जाकर देखा। वहाँ पर हमने काम किया, मेरे दोस्त थे, उन्होंने दवाइयों का, वहाँ पर दवाइयों के लोगों को बहुत ज़रूरत थी, तो वहाँ पर काम करना स्टार्ट किया था। तो जब मैं अपने दोस्त के साथ वहाँ पर गई तो मैंने देखा कि लोगों में खौफ जो था बहुत ज़्यादा था। वहाँ पर उस टाइम मुझे दिखा कि एक-दूसरे के जो खिलाफ नफ़रतें हैं, वहाँ पर उस टाइम हमें नज़र आई। और उस चीज़ को देखकर कहीं न कहीं तरस भी आया, बुरा भी लगा, और नफ़रत हुई सरकारों से, जिन्होंने उस टाइम आकर साथ नहीं दिया उन लोगों का, जिन्होंने उनको बेसहारा छोड़ दिया। लोग मस्जिदों में रुके हुए हैं, कई मंदिरों ने भी अपने दरवाज़े खोले, मंदिरों में लोग रुके हुए हैं। तो वहाँ पर उस टाइम देखकर नफ़रत जो हुई वो ख़ासकर मुझे सरकारों से हुई, हर सरकार से, जिन लोगों ने उनका साथ नहीं दिया, जिन लोगों ने उनको बेसहारा छोड़ दिया, उनके पास खाने-पीने की व्यवस्था नहीं थी, घर दुकानें जला दिए गए थे, उनकी पूरी, रोते हुए हमने उनको देखा, तो वो बहुत बुरा था। तो इसी तरीके से मैं आवाज़ उठाती आई अपनी शुरू से। एनआरसी का मुद्दा हो गया, और फिर उसके बाद किसान आंदोलन हो गया। शुरू से हमने अपनी आवाज़ उठाई। तो आज भी मैं अपने आप को सोशल वर्कर से पहले
सोशल एक्टिविस्ट मानती हूँ। मुझे लगता है कि मुझे ही नहीं, बहुत से युवा हैं हमारे भारत में, उनको अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। देखिए, सोशल मीडिया पे रील्स बनाना तो बहुत आसान है। हम्म 1 डेढ़ मिनट की रील्स बनाकर आप कुछ भी, किसी भी तरह का कंटेंट, आप फेमस ज़रूर हो सकते हैं। बट मुझे लगता है कि आप अपने लिए काम करने से पहले दूसरों के लिए भी काम करें तो ज़्यादा बेहतर है। और अगर किसी को ये लगता है कि मैं ये सब चीज़ें पॉलिटिक्स में देखिए अच्छे लोगों की ज़रूरत है। अगर मैं ये सब चीज़ें पॉलिटिक्स के लिए करूँ भी, या करती भी हूँ, या फिर मुझे पॉलिटिक्स में आगे अपना फ्यूचर दिखता भी है, तो इसमें कुछ बुरा नहीं है, बिल्कुल बुरा नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप पॉलिटिक्स में अच्छे लोग नहीं जाएंगे, या पॉलिटिक्स को हम जैसे लोग खराब समझेंगे, तो फिर पॉलिटिक्स में अच्छे लोग आएंगे कहाँ से? फिर पॉलिटिक्स में काम करने वाले लोग आएंगे कहाँ से? तो मुझे लगता है कि अगर आप ऐसा सोचते भी हैं पॉलिटिक्स में जाना, तो आपके लिए अच्छी बात है। पॉलिटिक्स एक बहुत बढ़िया एक जॉब है जो आप जनता के लिए करते हैं। तो अगर आप सोचते लेकिन हैं लगता है कि जनता के लिए होता है। देखिए, होता तो जनता के लिए है, बिल्कुल जनता के लिए होता है। बट पॉलिटिक्स में आकर जो आपकी विचारधारा चेंज होती है, वो शायद जनता के लिए नहीं होती, वो फिर अपने लिए बन जाती है। मुझे नहीं पता मेरा फ्यूचर क्या होगा क्या नहीं, मैं शायद पॉलिटिक्स में जाऊं, मैं शायद ना जाऊं। बट मुझे लगता है, और मुझे पता भी नहीं कि माइंडसेट किस तरह से वहाँ पर जाकर चेंज होता है, क्योंकि मैं पॉलिटिक्स में हूँ नहीं, और मैं बहुत दूर हूँ पॉलिटिक्स से अभी। बट मुझे फिर भी ऐसा लगता है कि पॉलिटिक्स में जाकर जो अच्छे लोग हैं, वो भी शायद हमें खराब होते दिखते हैं। उनका भी माइंडसेट जो है हमें चेंज होता दिखता है, वो अपने लिए सोचने लगते हैं। काफ़ी हमने ऐसे पॉलिटिशियंस देखे हैं जो जनता के लिए शुरू से काम करते आए हैं, जनता के लिए अच्छा सोचते आए हैं पॉलिटिक्स से पहले, बट वो पॉलिटिक्स में आके चेंज हुए हैं, उन्होंने भी मंदिर और मस्जिद की राजनीति करी है। तो मुझे ये चीज़ें लगती हैं। बाकी अगर पॉलिटिक्स जो है वो बहुत बुरी चीज़ नहीं है, पॉलिटिक्स बहुत अच्छी भी है। आप बाहर के देशों में देखिए, जनता के लिए कितने काम हो चुके हैं, कितना एक बहुत छोटे से देश को बहुत खूबसूरत बना दिया गया है, और वो सब पॉलिटिक्स से हुआ है। बट हमारे यहाँ अभी फ़िलहाल पॉलिटिक्स का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, वो गलत है। और मुझे लगता है पॉलिटिक्स में लोगों को ही नहीं, जो अभी फ़िलहाल में नेता हैं, उनको भी अपनी विचारधारा हो गई, अपना दिमाग हो गया, माइंडसेट हो गया, चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ताकि जो जनता है, जिनको रोज़गार चाहिए, आप देखिए लगातार हम खबरें नेहा जी, सुनते नायक हैं। फिल्म देखी है आपने? जी, बिल्कुल देखी है, कैसी लगती बहुत है? बार देखी, बहुत अच्छी लगती है। अच्छी लगती है, बट मुझे लगता है वो फ़िल्म तक ही सीमित है। असल मायने में मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होता है। असल मायने में एक, चाहे हमने रॉबिन हुड का भी नाम सुना हो, चाहे हमने नायक में देखा भी हो, जैसे अनिल कपूर जी ने काम किया है। एकदम से उन्होंने कि इसको सस्पेंड कर दिया उसको, असल मायने में ऐसा कुछ होते दिखता नहीं है। असल मायने में शायद वो खुद आकर वो खुद ही शायद मुझे लगता है खराब हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, मैं सारे पॉलिटिशियंस को खराब नहीं कहूँगी। बहुत से राजनेता हैं जो कुछ नाम गिना दीजिए जो अच्छे राजनेता हैं। बहुत, देखिए मैं अभी का अगर मैं नाम गिनवाऊँ, तो ममता बनर्जी जी मुझे बहुत पसंद है। और नितिन गडकरी की मैं अगर बात करूँ, वो बहुत अच्छे नेता हैं। और दिल्ली की सीएम अ, रेखा गुप्ता जी कैसी हैं? देखिए, वो अभी तो खैर आई हैं नई-नई, मैं उनके लिए कुछ कहना नहीं चाहूँगी, बट जिस तरह की बयानबाज़ी हमें सोशल मीडिया पे उनकी दिखी, ट्विटर पे हमको दिखी, वो बहुत खराब पहले थी। वाली। वो बहुत खराब थी, पहले वाली, हम्म जी। जो उन्होंने दिल्ली के सीएम, देखिए दिल्ली का सीएम कोई भी हो, आपको इज़्ज़त करना बनता है। चाहे पीएम हो, चाहे सीएम हो, हमारा कर्तव्य है उनकी हम इज़्ज़त करें। और चाहे वो खराब हो, चाहे वो अच्छे हों, बट उनका आपको मतलब इस तरह से तू तड़ाक करके गालियाँ बककर उनका मतलब आप उनका नाम ले रहे हैं सोशल मीडिया पे, वो बहुत गलत है। आप एक मैच्योर हैं, औरत हैं एक, और आप पॉलिटिक्स में हैं, तो आपको, चाहे वो काउंसलर रही हों पहले, तो आप राजनीति में हैं, तो आपका औरत होते, देखिए औरत जो है, लड़की जो है, महिला जो है, वुमेन है, तो उसका एक नाजुक होना और उसकी ज़ुबान से एक अच्छी चीज़ें निकलना मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। जो लड़की है बहुत ही नाजुक है, भले ही वो स्ट्रॉन्ग होकर बात बहुत काम कर रही है, बट इस तरह से गंदे बोल बोलना उनके लिए मुझे लगता है शोभा नहीं देता। बट पहले के अगर मैं सीएम की बात करूँ, केजरीवाल जी हो गए, उन्होंने बहुत से अच्छे काम किए हैं। काफ़ी चीज़ें हमें उनकी चेंज होती दिखी, बट बहुत से अच्छे उन्होंने काम किए हैं।
खासकर इंदिरा गांधी जी का मैं नाम लूँगी यहाँ पे कि उन्होंने बहुत से मतलब हमारे देश को बदलने में और दिल्ली के लिए खासकर जो काम किया शीला दीक्षित जी ने, मुझे नहीं लगता उससे अच्छा कोई काम कर सकता है। और हर पार्टी का देखिए मैंने राहुल ऐसा गांधी जी? राहुल गांधी जी मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। वो मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि वो पढ़े लिखे नेता हैं। हमें शायद समझ नहीं आया, जनता को शायद समझ नहीं आया, बट जितनी भी चीज़ें अभी तक राहुल गांधी ने कही, पहले कही, वो हमें फ्यूचर में होती दिखी। लोगों का भले ही बोलना इस तरह से रहा कि पीआर टीम ने इस तरह से काम किया कि उनको एक तरीके से दिखाया, क्योंकि वो आगे ना बढ़ पाए, इस तरह से दिखाया कि उनकी सोचने समझने की शक्ति कुछ खास नहीं है। बट राहुल गांधी जी मुझे बहुत पसंद है। वो बोलते हैं तो हमें मैच्योरनेस नज़र आती है। वो कुछ भी नहीं बोलते, वो किसी को गंदा नहीं बोलते, वो किसी को गलत नहीं बोलते। जो भी बोलते हैं सोचना समझना उनका एक पढ़ा लिखा हमें दिखता है, चाहे वो प्रियंका गांधी हो, चाहे वो राहुल गांधी हो। और बहुत से नेता आज तक ऐसे रहे हैं, हर पार्टी में ऐसे नेता रहे हैं। चाहे मैं बीजेपी की बात करूं, चाहे मैं कांग्रेस की बात करूं, आम आदमी पार्टी की बात करूं, चाहे वो सपा की बात करूं। और बहुत से नेता ऐसे रहे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। ममता बनर्जी जी मुझे बहुत पसंद है। उनकी कुछ, वो ममता बनर्जी जी, ने एक फेवरेट लीडर के तौर पर उनको चुना। जी क्या चीज़ें उनकी आपको, कौन सी ऐसी पॉलिसी है जो पसंद आती? क्योंकि अक्सर उन पर आरोप लगता है कि वो ध्रुवीकरण की राजनीति करती हैं, पोलराइजेशन करती हैं। जी वो वहाँ बंगाल में जो हिंदू पक्ष है वो बिल्कुल दबा हुआ है, शोषित है। मुसलमानों के लिए वहाँ पर ममता जी तरह तरह की योजनाएं लाती हैं और उनके लिए, उनके हित में काम होता है। पूरे बंगाल में ऐसी सिचुएशन ऐसी बताई जाती है, ऐसी दिखाई जाती है। क्या कभी आप व्यक्तिगत तौर पर ममता बनर्जी की आपने कोई पॉलिसी हो, कुछ अच्छे काम आपने जो लगे जिसके लिए आपकी वो फेवरेट लीडर बनी? वो फेवरेट लीडर मेरी इसलिए बनी है क्योंकि अगर आप बंगाल में जाकर देखेंगे तो वो लड़कियों के लिए बहुत सेफ है। आप कभी भी रात को वहां निकल जाएंगे, वहां पर इस तरह का माहौल नहीं है। आरजी वो कर बहुत मामला तो हाँ, आरजी का मुझे मामला मालूम है। और वो बहुत निंदनीय मैं कह सकती हूँ, बहुत खराब है, बहुत गलत है। बट आप उसको किसी ममता बनर्जी से जोड़ के ना देखिए, आप उसको इंसान से जोड़कर देखिए। इंसान ने इंसान के लिए किया, और जिसने किया, जिसका उस टाइम हमें देखा। और आरजी कर में हमें एक नहीं बहुत से मामले में पहले भी दिखे, और जो हुआ वहां पर, और इतना दर्दनाक, इतना इतना मतलब मैं समझ नहीं, मैं आपको समझा नहीं सकती, बहुत खराब वो हमें दिखा। तो देखिए कोई भी अगर इस तरह की चीज़ें होती हैं तो पॉलिटिक्स की जो भी जिनका भी जो भी रूलिंग पार्टी है उनको ज़रूर वहाँ पर लाना चाहिए, बट आप उनको नाम खराब नहीं कर सकते। बहुत सेफ है लड़कियों के लिए, आप जाकर देखिएगा, अगर बंगाल में आप जाकर देखें, काफ़ी सेफ्टी वहाँ पर हमें लड़कियों के लिए दिखती है। और ऐसा नहीं है वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स के लिए काम कर रही हैं। आप कभी भी देखिए केंद्र में जो सरकार होती है वो हर, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, उसको खराब करने के लिए, और मैं हर सरकार को कहूँगी, वो हर क्षेत्र की पार्टी को खराब करने के लिए इस तरह के आरोप लगाती है। जब केजरीवाल जी यहाँ पर थे उन पे भी ये कहा गया कि मुसलमानों के लिए कर रहे हैं, या फिर अभी बंगाल में ममता बनर्जी है उनके लिए भी कहा गया, या फिर जहाँ पे भी कांग्रेस की सरकार है वहाँ पर भी कहा जाता है। तो जो भी रूलिंग पार्टी होती है, जो हमारी केंद्र में होती है, केंद्र सरकार जो होती है, वो खराब करने के लिए ऐसे बयानबाजी करती है। बट मुझे लगता है कि अगर आपको उनका काम देखना है तो आपको उस जगह जाना पड़ेगा। हमने शीला दीक्षित जी का काम देखा है क्योंकि हम दिल्ली में रहे हैं। केजरीवाल जी की तो बहुत कुछ टाइम तक की सरकार चली, अब वो भी चेंज हो चुकी है। पर जितने भी हमने देखा दिल्ली को बदलाव होता हमने देखा, हमारे माँ बाप ने, हम बताते हैं हमारे माँ बाप, कि उन्होंने जब देखा इतने टाइम तक उन्होंने दिल्ली पर राज किया, शीला दीक्षित जी ने, तो दिल्ली को ऐसे से ऐसा होता देखा हमने। बहुत चीज़ें चेंज हुई हैं वहाँ पर। तो मैं किसी एक पार्टी को, नितिन गडकरी जी ने, आप मैं अगर बात करूं, भले ही वो बीजेपी से हैं बट बहुत अच्छे नेता हैं, बहुत अच्छे उन्होंने काम किए हैं। और बहुत से ऐसी बीजेपी लीडर्स भी हैं जिन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। मेरा बीजेपी से, मेरा कांग्रेस से, मेरा चाहे हम तृणमूल कांग्रेस कह लें, या फिर हम अपनी आम आदमी पार्टी कह लें, जो भी पार्टी, सपा बसपा जो भी कह लें, हम कोई भी पार्टी ना मेरी फेवरेट है ना मुझे उससे नफरत है। बट अगर जो अच्छा काम करेगा, जो भी पार्टी का नेता अच्छा काम करेगा, वो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। केजरीवाल जी ने बहुत अच्छे काम किए, बिजली पानी का बहुत अच्छा काम किया,
और लेकिन उसके आपको बाद लगता नहीं कि मुफ्त की राजनीति ये देश के लिए हानिकारक? सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि भाई ये फ्री बीज बंद करो, इससे जो है जो टैक्स पेयर हैं उनके साथ अन्याय होता है। देखिए, मुफ्त की राजनीति लोगों को समझना पड़ेगा कि आप इतना मोटा टैक्स देते हैं, हमारी देश की जनता, हमारी दिल्ली की जनता इतना मोटा टैक्स दे रही है। वो जो टैक्स दे रही है उन्हीं को तो इस्तेमाल, देखिए केजरीवाल जी ने अपने जेब से कोई पैसा खर्च नहीं किया, वो जनता का ही पैसा है जो हम पर ही लग रहा है। आज आप देखिए, अगर बिजली पानी अगर मुफ्त हुआ तो इससे केजरीवाल जी को कोई फायदा नहीं हो रहा, आम जनता को इससे फायदा हुआ। उसके केजरीवाल को बाद फायदा तो हुआ, दूसरी बार सरकार आई, तीसरी बार सरकार आई। फिर उसके बाद चली भी गई। अभी अगर आप, मुझे लगता है कि अगर आप अच्छे काम करने के बाद भी अगर आप धर्म की राजनीति करने आएंगे, मुझे जैसे लगता है उन्होंने भी की, मैं गलत नहीं बोलूंगी और अच्छा भी नहीं बोलूंगी, सॉफ्ट हिंदुत्व को उन्होंने लेकर चले वो। बिल्कुल बिल्कुल उन्हें किया। काफी सारी चीजें उन्होंने ऐसी भी कही कि हर उन्होंने मुझे लगता है मौके की नजाकत को समझा होगा। समझा, उन्होंने मौके की नज़ाकत को समझा और उन्होंने भी उसी चीज़ पे चले जो लोग चीज़ें मांग रहे थे। हिंदू मुसलमान को उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हुई भी हैं, चाहे वो दंगे हो गए, उन्होंने अपनी जो आवाज़ नहीं उठाई तो एक तबका उनसे बहुत खफा था, जिन्होंने उनको वोट देकर इस गद्दी पे बैठाया, बट उन्हीं के लिए जब उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई तो वो बहुत, मुझे लगता है कि बहुत लोग खफा थे उनसे। और एक ही धर्म को लेकर, सॉफ्ट हिंदुत्व को लेकर वो आगे बढ़े और उसके बाद हमने बदलाव देखा और बीजेपी की सरकार हमने दिल्ली में देखी, अब उनसे क्योंकि क्या उम्मीद है? अब दिल्ली में नई सरकार है, महिला एक मुख्यमंत्री बनी है, तो आप एक एज अ यंग, और आप तो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट भी हैं, पीएचडी भी कर जी रहे हैं, आप क्या सोचती हैं कैसी दिल्ली हो? और रेखा गुप्ता जी कैसा काम करें, कैसे वो दिल्ली को एक ऐसा एक, क्योंकि जब कोई हिंदुस्तान की बात करता है तो दिल्ली जी सबसे पहले राजधानी है, कैपिटल है। और ये एक जैसे पूरा आप शरीर पूरा आपका कहीं जा रहे हों और सजे धजे हों, आपके माथे पे एक तिलक लगा हो, आपकी एक बिंदी हो, या आपके कोई ऐसी चीज़, वो बिल्कुल अलग दिखती है। जी उसी तरह ये दिल्ली है, हम जब हिंदुस्तान का जिक्र करते हैं तो हमारी दिल्ली सबसे पहले हमको नज़र आती है। और इस प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है वो कई मायनों में बहुत अहम होता है। बहुत अहम है। तो सीएम रेखा गुप्ता को लेकर आप क्या लगता है कि अगले 5 साल दिल्ली में डेवलपमेंट किस तरह से होंगे, और उम्मीद क्या करती हैं आप? देखिए, जो मुझे लगता है हमारा पूरा भारत, पूरा देश, उसका मुखिया जो है वो दिल्ली है, राजधानी भी है और खासकर जितनी भी हमारी यहाँ एक पर छोटा भारत है, ये लघु छोटा भारत भारत है। है, बिल्कुल छोटा भारत है और मुझे लगता है राजनीति यहीं से सारी चलती है, निकलती है। तो यहाँ की सीएम के लिए अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। मैं जिस तरह की मुझे बयानबाजी दिखी, जिस तरह की चीज़ें मुझे दिखी, मैं ख़ास उनसे उम्मीद नहीं लगाती हूँ, बट फिर भी मैं एक एज़ अ वुमेन मैं यही बात कहूँगी, क्योंकि वो हमने देखा कि अभी महिलाओं ने जिस तरह से बढ़ चढ़कर वोटिंग की है दिल्ली में, हम्म। इसीलिए एक महिला को मुख्यमंत्री हम्म। बनाया गया है। तो मुझे लगता है अगर ऐसा होता है दिल्ली में आगे भी, कि वो हमसे पूछा जाए कि वो किस तरह से काम करे, तो मुझे लगता है वुमेन सेफ्टी पे उनको काम करने की बहुत ज़रूरत है दिल्ली में, क्योंकि मुझे नहीं लगता दिल्ली लड़कियों के लिए सेफ है। एज अ गर्ल मैं खुद भी कहूँगी दिल्ली लड़कियों के लिए सेफ ना अभी है, ना केजरीवाल जी थे जब था। मुझे नहीं लगता दिल्ली बहुत सेफ है। आज भी बाहर निकलते हुए हमें परेशानी होती है, दिक्कत होती है हमें। और चीज़ें भले ही मैं दिल्ली 6 में मुझे कभी भी सेफ्टी का कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि वहाँ पर भीड़ भड़क्का है। हम्म। कितनी भी रात को आप चले जाओ वहाँ पर लोग आपको मिलेंगे, और जहाँ आपको लोग मिलेंगे वहाँ आपको सेफ्टी का कोई ऐसा इशू खास हम्म। नहीं आएगा। बट हम दिल्ली, पुरानी दिल्ली से ज़रा सा बाहर चले जाएं, दरियागंज का एरिया हो गया, फिर उससे दूर हमें जहाँ पर दामिनी केस दिखा, हम्म। चाहे वो मालवीय नगर हो गया, चाहे वो पॉश एरियाज हो गए, हौस खास हो गया, वहाँ पर भी लड़कियों की सेफ्टी हमें ऐसी कुछ खास नहीं दिखती है, क्योंकि वो खाली एरिया है, वहाँ हम्म। पर लोग नहीं दिखते हैं। वुमेन सेफ्टी के ऊपर सबसे ज़्यादा हमें काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो महिला है, क्योंकि वो वुमेन है, क्योंकि वो, और अब हमारे पूरी जो हमारा देश का जो सारा निचोड़ है जो दिल्ली है, वहाँ की मुख्यमंत्री है, तो मुझे लगता है उनको सबसे पहले सारी चीज़ें छोड़कर लड़कियों पे काम। अभी मैं सुन रही हूँ कि जो लड़कियां हैं जो बस में ट्रैवल करती हैं उनके लिए जो फ्री सेवा जो है वो ख़त्म करने की अभी हमने बात सुनी कि वो शायद ख़त्म होने वाली है। तो मुझे लगता है ये ख़त्म नहीं होनी चाहिए। आपको बिजली पानी हो गया, लेकिन आपको, दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए देने का उसका बजट भी उन्होंने पास कर दिया है। देखिए बजट पास होना और वहाँ पर पैसे मिलना बहुत अलग बात है।
बहुत सी सरकारों ने ऐसा कहा है कि पैसे मिलेंगे। पंजाब सरकार में भी इस तरह की बात आई थी। मैं फिर बोलूँगी, चाहे पंजाब सरकार में आम आदमी पार्टी की सरकार हो, वहाँ पर भी इस तरह की बात हुई थी, बट पैसे किसको मिले? मुझे नहीं लगता किसी को मिले। बहुत सी सरकारें इस तरह के वादे करती हैं, बट एक्चुअल में वो किसको मिलता है, वो तो पूरी जनता के सामने है। अगर ऐसा आप करती हैं 2500 रुपये, मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा आपका एक कदम होगा। 2500 रुपये से बहुत सी महिलाएं हैं जो दिल्ली में रह रही हैं और उनको ज़रूरत है अपने काम के लिए, वो हाउस वाइफ है, उनको अपनी चीज़ों के लिए ज़रूरत है, तो उनको बहुत इससे एक राहत मिलेगी। राहत मिलेगी, बहुत अच्छा उनके लिए होगा। वो अपने बच्चों को ट्यूशन्स दे पाएँगी जिनको नहीं देती हैं। वो अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए बहुत से काम ऐसे कर पाएँगी। और कई बार हमने देखा है जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो लोअर मिडिल क्लास हैं, वो 20-20 रुपए, 30-30 रुपए जोड़ कर रखती हैं अपने पास। तो इससे बहुत बड़ी राहत मिलेगी। उनके अगर बैंक अकाउंट में 2500 रुपए वो जोड़ पाएँगी, अपने लिए काम कर पाएँगी। मुझे लगता है महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा काम होना चाहिए। और दूसरी चीज़ मैं कहूँगी कि अगर वो सीएम बनी हैं, तो मुझे उम्मीद जो उनसे यही है कि वो कृपया करके हिंदू मुस्लिम की राजनीति दिल्ली में ना करें। भले ही आप देश में कर रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, बट दिल्ली जैसे शहर में आप वो राजनीति ना करें। दिल्ली शहर में आप, क्योंकि यहाँ पर हर तबके का लोग है, यहाँ पर सिख भी हैं, मुस्लिम भी बहुत हैं, हिंदू भी बहुत हैं, क्रिश्चियंस भी यहाँ रहते हैं। ये पूरा मिला-जुला एक जो दिल्ली है, उसको खराब मुझे लगता है कि नहीं करना चाहिए। अच्छी बात है, मुझे बहुत बधाइयाँ मैं अभी भी उनको दूँगी कि वो सीएम बनी दिल्ली की। बट फिर भी मैं यही कहूँगी कि अगर आप दिल्ली की सीएम बनी हैं, तो उस चीज़ को, अगर वो गद्दी है, उसकी मर्यादा को आपको समझना पड़ेगा और उसकी जो आप एक मान है, जो सम्मान है, उसको बरकरार रखें। कृपया करके जो इस तरह के सोशल मीडिया पे बयानबाज़ी है, उनसे बचें। और मैं उम्मीद करती हूँ उनसे, क्योंकि वो एक लेडी हैं, उनसे मैं ये उम्मीद करूँगी कि वो देश की जनता के लिए और दिल्ली की जनता के लिए ख़ासकर, अगर उनको इस गद्दी पे बैठाया गया है, तो इसका वो सम्मान करें, इस गद्दी का वो सम्मान करें और जनता के लिए वो कुछ काम करें। मैं यही उम्मीद करती हूँ उनसे। आप उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम सुनिए? जी, बिल्कुल सुने हैं। कब से सुन रही हैं? बहुत पहले से सुन रहे हैं। कैसे लीडर रखते हैं? क्या ही बोलूँ। देखिए, मैं कुछ मुझे नहीं लगता कि मुझे इस टाइम, क्योंकि पॉजिटिव माहौल है, तो मुझे नेगेटिव जाना चाहिए। आपने मुझे इफ्तारी के लिए एक वीडियोस देखी, उसके लिए आपने मुझे बुलाया, आपका मैं शुक्रिया अदा करूँगी। बट मैं फिर भी क्योंकि उससे पहले मैं एक इस देश की बेटी हूँ, तो मुझे यही मैं कहती हूँ कि वो लीडर कैसे भी हो, उन्होंने काम अच्छे किए हों, बट जिस तरह के उनके हम भाषण सुनते हैं, जिस तरह की बयानबाज़ी सुनते हैं, वो कहीं न कहीं अच्छे नहीं लगते मुझे। गलत ही कहूँगी, गलत भी नहीं कह सकती, ऐसा नहीं कहूँगी, गलत ही कहूँगी। जिस तरह से वो राजनीति कर रहे हैं, जिस तरह से हमें यूपी में ख़ासकर हिंदू-मुस्लिम की राजनीति दिखती है, वो बहुत ख़राब है। और मुझे लगता है यूपी जो हमारा सबसे बड़ा स्टेट है, वहाँ पर जो जनता है, जो अगर हम पॉपुलेशन के हिसाब से देख लें, सबसे बड़ा हमारा पूरा भारत का अगर हम स्टेट कहें उसे, तो कहीं न कहीं इस तरह की राजनीति मायने जो है वहाँ पर वो ख़राब करते हैं उसके, बहुत गलत मुझे लगता है। और आज से पहले मैंने, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा ही मैं उठा लूँ, और उन्होंने जिस तरह से राम मंदिर बना, तो लोगों के घर जो ख़राब हुए, घर जो उजाड़े गए वहाँ पर, उसके बाद अयोध्या में उनको हार का भी सामना करना पड़ा, हमने देखा। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं मुझे वो लीडर नहीं पसंद। मुझे ऐसे कोई भी लीडर हो, वो मुझे नहीं पसंद। मेरा कोई बीजेपी से, या फिर कोई मोदी जी से, या फिर योगी जी से, या फिर अमित शाह जी से, या फिर बड़े लीडर जितने भी हो गए बीजेपी के, उनसे मेरा कोई ख़ास ऐसा कोई नफ़रत नहीं है, कोई आपसी दुश्मनी नहीं है, बट फिर भी मैं ऐसा कहूँगी कि वो लीडर मुझे नहीं पसंद। हाँ, क्योंकि देखिए नेहा, अगर मेरे सवाल करने का जो वो है, ऐसा नहीं है कि आप कोई राजनीति में नहीं है, आप जी, जी, तो जी, एक जी, जी। बिना कोई किसी बिना गवर्नमेंट के सपोर्ट के आप एक अच्छा काम कर रही हैं, लोगों की जी, मदद कर रही हैं। जी, अब उन लोगों में उनमें धर्म दिखता है, वो अलग बात है, तो जी, वो जी, जी, उसका मैटर है नहीं। बिल्कुल।
चूंकि आप एक पॉलिटिकल साइंस के और एक नागरिक हैं, एक बिल्कुल नागरिक के लहजे से मेरा ये सवाल है कि एक आम नागरिक है जो कि पढ़ा लिखा ना एक लड़की है जो कि एक काम कर रही है, पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट है, तो उसको ये सब देश भर की राजनीति, विदेश के बारे, क्योंकि एट द एंड हम सब एक अपने हिंदुस्तान का एक छोटे छोटे जी से कण है जो मिलकर एक पूरा देश बनता है। बिल्कुल बिल्कुल तो क्या गंगा जमनी जो हमारी तहजीब है, हम फिर वापस से उसी टॉपिक पे लौटते हैं। जी आपने पुरानी दिल्ली में बहुत महसूस किया, बहुत अच्छी। कभी कभी ऐसा भी आपको फील हुआ कि मुस्लिम पक्ष की ओर से अब आगे नहीं आए हो, मुस्लिम पक्ष की ओर से अब कुछ किसी चीज को प्रवोक किया हो, या हिंदू पक्ष की ओर से उसको मिला जुला के, मेरे कहने का मतलब कि कभी दोनों तरफ से हम्म एक मैत्रीपूर्ण बात हो कि अगर कोई मसला भी हो गया तो हम्म चलो हम एक स्टेप हम आगे आते हैं, एक स्टेप आप आगे आओ, दोनों मिलके हाथ मिलाते हैं और चीज़ों को यहीं पे दफन कर देते हैं। आगे जी सिर्फ इधर से ये चीज़ आगे नहीं बढ़ेगी। तो कई जी बार कट्टरता हावी हो जाती है। मैं उसी कट्टरता पे आपसे सवाल करता हूँ हम्म कि ये दोनों पक्षों को ही समझना चाहिए। बिल्कुल 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 दोनों पक्षों को ही समझना चाहिए। और अभी भी मैं ऐसा कहूँगी कि कट्टरवाद हर जगह है। मैं किसी एक धर्म को नहीं कहूँगी, कट्टरवाद हर जगह है, हर जगह। मुस्लिम्स में भी बहुत है, हिंदुओं में भी बहुत है। और दोनों ही पक्ष को समझना चाहिए, सोचना चाहिए। और काफ़ी कमेंट्स हम देखते हैं। अगर मैं बोलूँ, अगर मैं बात करूँ, अभी ही मैं देख रही थी कि मैं जैसा काम कर रही हूँ तो बहुत अच्छा रिस्पांस मुझे मिला। बहुत मुस्लिम समाज का, हिंदू समाज का बहुत अच्छा रिस्पांस मुझे मिला। बट अभी ही मैंने एक पाकिस्तानी एक लड़की हैं, काफ़ी फेमस है, एक्ट्रेस हैं, तो उन्होंने एक बिंदी लगा के अपना फ़ोटो डाला। और जब उन्होंने बिंदी लगा के फ़ोटो डाला तो उस पे जो कमेंट्स थे, मैं आपको बता नहीं सकती वो कितने ख़राब मैं भी कमेंट्स इसी थे। चीज़ की बात कर रहा था कि जैसे अभी अब अपने मोहम्मद शमी देश का गर्व हैं। उनकी जो बेटी के साथ हुआ, मैं हाँ, उसी की बात पे अभी आ रही थी। जब उन्होंने होली खेलते हुए, वो इतनी छोटी सी होली बच्ची है, होली के पहले देखिए वो क्रिकेट ग्राउंड में जब मैच खेल रहे थे उन्होंने जी जूस पी लिया था उस समय। जूस पी लिया, बिल्कुल रोज उस बिल्कुल। समय बहुत सारे मौलाना सामने आ गए, उनको कहा कि अब तुमको जो है सजा मिलनी चाहिए, ये होना चाहिए। लेकिन आपने ये नहीं देखा कि वो एक हिंदुस्तान की जर्सी पहने हुए है और वो क्रिकेट ग्राउंड में इतनी धूप में एक 10 ओवर बॉलिंग करना, उसी पेस, उसी रफ्तार से, उसी एनर्जी से, ये मुमकिन नहीं है कि अगर वो ड्रिंक ना ले। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं देखिए, ये इंसान का अपनी चॉइस है कि वो रोज़ा रखे या ना रखे। ये या फिर हिंदू जो हो गए उनका फास्टिंग, मैंने कभी फास्टिंग नहीं की, तो ये अपनी चॉइस है कि अगर आप हम रखना फास्टिंग, चाहते हैं नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अपना एक अपना अपनी एक, हम रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते, वो हम अपनी एक अपनी चाहत है। अगर कई मतलब मुझे लगता है कि जो सबसे ज्यादा खराब करते हैं ना माहौल, या तो वो बैठकर जो सोशल मीडिया हो गया, हम्म। या फिर ये जो मीडिया हो गया, सबसे ज्यादा खराब माहौल जो करने वाले होते हैं ये दोनों तबके के, जो चाहे वो मौलवी हो गए, चाहे वो पंडित हो पंडित गए। हो गए, ये बैठकर जो सोशल मीडिया पे अपनी बुरी बुरी बातें करते अब हैं, सोकार्ड सबसे ज्ञान ज्यादा देते हैं। जो सो कॉल्ड ज्ञान देते हैं, वो हम्म। ही सबसे ज्यादा देश को खराब करते हैं, सबसे ज्यादा जनता को वो भड़काते हैं। मैं अभी ये कहूंगी कि मुस्लिम समाज में ये मौलवी जो आकर बोल रहे हैं, ये जो बैठकर बोल रहे हैं, ये जो अपनी यहाँ पर अपनी बयानबाजी दे रहे हैं, ये अपने आप को जो बता रहे हैं, ऐसा तो सोशल मीडिया पे आना भी इनके लिए हराम है। हम्म। सोशल मीडिया पे अपने इस तरह से सोशल मीडिया पे अपने बयानबाजी देना, वहां पर बैठकर, तस्वीरें हराम है तो हाँ वीडियो तो हर। तस्वीरें हराम है, तो आप तो ऐसे हर चीज को हराम। और आप एक साइड ये बोल रहे हैं कि अगर एक मुस्लिम, क्योंकि मेरे बहुत से मुस्लिम दोस्त हैं, वो मुझे इस तरह से बताते हैं, मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानती हूँ बट जितना जानती हूँ मुझे यही है कि अगर आप मुस्लिम हैं, अगर आप रोज़ा नहीं रखते बट वो काम कर रहे हैं, बट वो अगर काम कर रहे हैं, चाहे वो रिक्शा चलाना हो गया, हम्म। चाहे वो इस तरह, और आप रोज़ा नहीं रखते हैं, वो तो आपको माफ़ है, माफ है। वो आपको माफ़ है। और जो आपके अल्लाह हैं वो उस चीज़ को माफ़ करते माफ हैं, वो करते हैं। कबूल करते हैं आपके लिए, वो रोज़ा ही है, हम्म। इस समझ लीजिए। और आपने रख लिया, उस चीज़ को समझ लीजिए। तो अगर हम बात करें कि मोहम्मद शमी जो हैं, इतनी परेशानियां, मतलब आप देखिए कि भागना दौड़ना पड़ रहा है, वहां पर वो खेल रहे हैं, बॉलिंग करा रहे हैं, और उसके बाद वो बैटिंग भी कर रहे हैं, उसके बाद अगर उन्होंने पानी पी लिया तो वो बहुत बड़ी बात नहीं है, जूस पी लिया तो वो बहुत बड़ी बात नहीं है।
और वो उनकी अपनी निजी चॉइस है कि वो रोजा रखें या ना रखें। आप कौन होते हैं बताने वाले कि वो रोजा रखेंगे या नहीं रखेंगे? या फिर आप कौन होते हैं आप बताने कौन वाले? बताएंगे कि वो मुसलमान है कि नहीं है, वही तो, आप कौन होते हैं ये? डिसाइड करने हाँ। वाले। और मौलवी जी, जो ये मैं बात करूँ, ये मौलवी जो बैठे हुए हैं, ये लड़कियों को वहाँ पर ऐसा, मैं आपको आपको एक बताती हूँ एक चीज़। अभी मैं जामा मस्जिद पे गई। जामा मस्जिद पे जब मैं इफ्तारी बांट रही थी, तो 99% लोग अच्छे मिलते हैं, और हर जगह आपको 99% अच्छे मिलेंगे तो एक एक ज़रूर खराब हाँ मिलेगा। हाँ हाँ। आपको 100% कभी अच्छे नहीं मिलेंगे। तो मैं उस टाइम, इतना हौच-पौच होता है, उस टाइम आपका दुपट्टा कहाँ जा रहा है कहाँ आपको जा रहा नहीं है, हाँ पता हाँ, होता है। तो एक बिकॉज आप बांट रही हैं ना, उधर बिल्कुल, भीड़ लगी, आप बिल्कुल। तुरंत सबको मैं सर्व कर रही हैं, बिल्कुल, देती जा बिल्कुल। रही हैं। और वहाँ पर मुझे पता है अपनी मर्यादाओं में कैसे रहना मर्यादा, है। दूसरी चीज आपको ये भी पता है कि मैं एक नेकी का काम कर रही हूँ, मंदिर में अगर मैं आई हूँ, मस्जिद में अगर आया हूँ, तो बिल्कुल, कोई बिल्कुल। मेरे ऊपर अगर इस जगह पे भी इंसान की गलत नियत होगी तो फिर वो वही तो तो। फिर और इंसान ही नहीं मुझे है। पता है कि मैं साफ नियत से काम कर रही हूँ, और वहां पर लोग मेरे को मैं फिर भी मुझे पता है उनका रिलीजन। अगर आप सर पे दुपट्टा ओढ़ना सिखाते हैं, मेरी सारी ऑलमोस्ट वीडियोस में आपने देखा होगा हाँ, कि आप सर पर लगभग, दुपट्टा हाँ होता हाँ है। होता है। मैं उनका मुझे मान सम्मान करना आता है। बट अगर आप खाना बांट रहे हैं, दुपट्टा नीचे हो नीचे हो गया, गया। तो हम ये नहीं है कि खाना बांट कर मैं पहले अपना दुपट्टा ओढ़ूं। हम्म। और मैं एक नॉन मुस्लिम हूँ, और मेरे लिए दुपट्टा ओढ़ना या हिजाब पहनना जरूरी नहीं है, तो मैं उस चीज को नहीं करूंगी। वो मेरी अपनी निजी हम्म। चॉइस है। एक अंकल वहां पर आते हैं और उन्होंने बहुत बदतमीजी से मुझे बोला कि तुमने ये कैसे, मैं सूट के अलावा मैंने आज तक वहां कुछ नहीं पहना। वहां पर सूट पहनकर उन्होंने बोला कि तुमने अपने सर पे दुपट्टा क्यों नहीं ओढ़ा है। और हमारी वहां पर लड़ाई हुई। वहां पर मैंने बोला कि ये मैं आपकी मर्जी से नहीं करूंगी कि मैं दुपट्टा ओढ़ूं या नहीं ओढ़ूं। आप अपनी बेटियों को सिखाइए दुपट्टा ओढ़ना। आप अपने लोगों को बोलिए, अगर आपको उनको बोलना है आपको, क्योंकि अगर आपके घर में पेट्रियार्की सिस्टम चलता आया हम्म। है शुरू से, तो आप अपने घर पे दिखाइए, अपने घर पे करिए, मुझे मत दिखाइए कि अच्छा, मैं क्या आपने कर रही कहने की हिम्मत वहां पर जितनी जुटा ली, हूँ। बिल्कुल। और इनफैक्ट बहुत से मुस्लिम मेरे साथ खड़े खड़े हुए, हो गए, हाँ। उन्होंने बोला कि वो दुपट्टा ओढ़े नहीं ओढ़े, तुम होते कौन हो ये बोलने वाले। हम्म। तो ये सब चीजें मैंने वहां पर देखी। और मैं लगातार उस बच्ची को मैंने देखा, या फिर पाकिस्तानी एक्ट्रेस को मैंने देखा, गाली गलौज कर रहे हैं कि ये हराम है, या ये वो है, या अरे वो है। बहुत गंद, बहुत वो मतलब मासूम बच्ची, इतनी प्यारी गुड़िया, उसको वो लेकर ऐसा। वो बहुत ही, मतलब मुझे लगता है कि जो सबसे ज्यादा जहर घोलने वाले जो ये लोग हैं ना, ये मौलवी पंडित ही हैं, जो खुद तो उन चीजों का मर्यादा नहीं करते। खुद तो हिंदुओं के जाके घर पे खाना खाएंगे, खुद हिंदुओं के घर पे जाके उनके दोस्त भी हैं, पर वो लोगों को भड़काने, क्योंकि रोटी उसी से मिल रही है, क्योंकि रोटी उसी से सीख रही है, तो इसीलिए वो चीजें ऐसे करते हैं। और मुझे लगता है सबसे पहले इनका बहिष्कार होना चाहिए, चाहे वो पंडित हो, चाहे वो मौलवी हो। अगर आपको वो नफरतें करना सिखा रहा है, देखिए बहुत सी चीजें हराम है। अगर जो सोशल मीडिया पे बैठकर ये बात बोल रहे हैं कि भैया बिंदी लगाना तो हराम है, तो आप मुझे क्यों अच्छा बोल रहे हैं? हम्म। आप ये बात देखिए। मुस्लिम तबका जब उनके लिए मैं अच्छी हूँ, क्योंकि मैं मुस्लिम्स के लिए कर रही हूँ, तो अगर एक मुस्लिम लड़की बिंदी लगा रही है तो वो क्यों बुरी है? क्यों बुरी है? वो क्यों बुरी है? आपके लिए भाईचारा इतना इंपॉर्टेंट है, आपके लिए भाईचारा इतना जरूरी है, तो वो लड़की बिंदी लगा रही है तो वो आपके लिए बुरी क्यों है? मोहम्मद शबी की बेटी अगर होली खेल रही है तो वो आपके लिए बुरी क्यों है? तो भाईचारा सिर्फ हमारी तरफ से नहीं होना चाहिए ना, भाईचारा दोनों तरफ से होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि हिंदू लड़की बाहर निकलकर मस्जिदों में इफ्तारी बांटे, तो आप ये चीज भी कोशिश करिए कि मुस्लिम लड़की बाहर जाकर हिंदुओं के फेस्टिवल्स में सामान बांटे, या सामान नहीं बांटे तो उनको सेलिब्रेट करे, लड़का हो या लड़की हो। तो देखिए, मुझे 99%, मैं फिर से कहूंगी कि मुझे 99% लोग बहुत अच्छे अच्छे मिले। मिलते हैं। बहुत उन्होंने मेरा बहुत समर्थन किया। मैं एक मुस्लिम समाज का शुक्रिया अदा भी करना चाहूंगी मैं, पर फिर भी उनको ये बोलना चाहूंगी, क्योंकि वो मेरे वीडियोस देखते हैं, मैं फिर भी ये बोलना चाहूंगी कि आप, अगर आपको भाईचारे की मिसाल पेश करनी है, अगर आपको भाईचारा दिखाना है, तो कृपया करके अपने लोगों को गलत बोलने से बच जाएं, अपने लोगों को गलत बोलने से बचें। अगर आप चाहते हैं कि बिंदी लगाकर एक लड़की मस्जिद में जाए, तो आप ये भी कोशिश करें कि एक मुस्लिम लड़की बिंदी लगा रही है तो उस पर सवाल ना उठाएं। या फिर वो बच्ची होली खेल रही है, बच्ची का, मुझे लगता है बच्चों का वो तो बाद में जाकर आप धर्म में उनको कन्वर्ट कर हाँ, देते कन्वर्ट हैं कर देते कि हैं, वो ये तो तेरा धर्म है, वो तेरा धर्म। बच्चों का कोई धर्म कोई नहीं कोई धर्म होता, नहीं होता। वो पैदा हुआ है, हाँ। वो एक ही तरीके से पैदा हुआ है भाई। उसके लिए भी डॉक्टर्स, आप भी आप जैसे माँ हिंदू की जन्म दे रही है, वैसे ही मुस्लिम की मुस्लिम जन्म दे धर्म रही है। तो आप उन चीजों को उस चीज में वो नहीं कर सकते। वो बच्ची, अभी उसको, बच्ची को हिंदू और मुसलमान के मत अंदर फर्क बताए। ही नहीं पता।
उसको नहीं पता, उसने होली खेली, चाहे वो ईद मनाए, चाहे वो कुछ भी करे, इस तरह की चीज़ें जो लोगों ने करी वो बहुत ही गलत है। और मुझे लगता है कि लानत है उन लोगों पे जिस तरह की बच्ची के लिए या फिर उस लड़की के लिए या फिर किसी भी ऐसी अपने समाज की लड़की के लिए वो गलत बोल रहे हैं। मुझे लगता है उनसे ज़्यादा गिरी हुई सोच किसी की नहीं हो सकती और उनसे ज़्यादा खराब सोच किसी नहीं हो सकती। और मुझे लगता है भाईचारा चाहिए तो आपको दोनों तरफ से ही भाईचारे का एक पैगाम जो है वो आगे रखना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि हम जैसे लोग बाहर निकलें, तो आप अपनी कम्युनिटी को भी लोग बाहर निकलें और आप ये भेदभाव करना बंद करें। तो मुझे लगता है फिर, क्योंकि आप हमें तो चाहते हैं कि हम कट्टरवाद ना करें, पर लेकिन आप आप करते खुद हैं कट्टरवाद कर रहे हैं तो वो फिर गलत वो वही बहुत अच्छी बात नेहा जी, ये जो आपने लास्ट में, यही मैं चाहता हूँ कि एक दोनों तरफ से पहल की है। जाए बिल्कुल, और बिल्कुल। दोनों तरफ के जो नेगेटिव लोग हैं उनको हटक अलग, बिल्कुल, उनका बिल्कुल बिल्कुल। बाइकाट कर दो। फिर बिल्कुल, देखिए कितना खूबसूरत देश है, कितना अमन चैन वाला देश है और कितना तहजीब वाला देश है। जब हम हिंदुस्तान की बात करते हैं तो पूरी दुनिया में सिर्फ एक मुल्क ऐसा मिलता है जहां पर हर ऋतु, हर त्योहार, हर मजहब, हर कलर, कोई पाबंदियां नहीं, आप खुल के जिए। ईद भी मनाइए, बकरीद भी मनाइए, आप होली मनाइए, दशहरा मनाइए, दीपावली मनाइए, सारे त्योहार कितना ये खूब, शायद इसकी अभी हम लोग जो कल्पना कर रहे हैं अगर ये हो जाए तो जी। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान से खूबसूरत देश ना दुनिया में कभी था और ना कभी आगे रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया नेहा, हमारे बेहद साथ बहुत शुक्रिया। सारी टॉपिक्स पर बातचीत करने के लिए। हम आपसे लगातार कनेक्ट में रहेंगे और आप जो काम कर रही हैं, हमारी दुआएं हैं कि आप उसमें आगे बढ़ें, तरक्की करें और अपना नाम खूब रोशन करें। बेहद शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू।